हेलो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चैप्टर के पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जेट विंड्स के बारे में पढ़ा था। उनसे रिलेटेड जो भी डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उनको स्टडी किया था और मेजर जेट्स के लिए हमने ये ट्यूटोरियल छोड़ा हुआ था। तो इस ट्यूटोरियल में हम जो मेजर जेट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, किस प्रकार से हाउ दे आर कनेक्टेड विद द मानसून्स इन इंडिया एंड हाउ डू दे इफेक्ट मानसून विंड्स, उनको भी हम स्टडी करेंगे। इसी में हम स्टडी जेट के बारे में स्टडी करेंगे, जिससे रिलेटेड मुझसे कई क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हुए हैं। तो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। मेजर जेट्स में 2 पोलर जेट्स हैं और 2 सब ट्रॉपिकल जेट्स हैं। ये हम डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सर्किल बना हुआ है आपका। इधर पे ये पोलर स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम, और एक पोलर जेट स्ट्रीम यहाँ पे है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इन दोनों के काउंटर पार्ट्स होते हैं। और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो ट्रॉपिक्स के रीजन में चलती है, लगभग 30 डिग्री के आसपास फॉर्म होती है, और ये मतलब 30 से 60 के बीच में, 60 डिग्री के नज़दीक रहती है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको जो नीला दिखाया गया है तो कोल्ड पोर्शन है पोलर रीजन का, और यहाँ का कुछ वार्म पोर्शन है। इसी प्रकार से यहाँ पर है। तो कुल मिला के 4 हमारी 2 पोलर और 2 सब ट्रॉपिकल जेट्स हो गई। इसके अलावा सीजनल जेट्स, जिन्हें हम रीजनल जेट्स भी कह देते हैं, उनमें हम ट्रॉपिकल स्टडी जेट को पढ़ेंगे और सोमाली जेट को पढ़ेंगे, जिसे हम अफ्रीकन जेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं पोलर जेट्स को। लगभग 6 से 9 किलोमीटर अबव ग्राउंड होती हैं, क्योंकि पोलर रीजन के आसपास जो ट्रोपोपॉज होती है उसकी ऊंचाई कम होती है। और इनका जो फॉर्मेशन है वो इंटरफेस पे होता है, यानी जंक्शन पे होता है। पोलर और फेरल सेल के जंक्शन पे होता है, जहाँ पर कन्वर्ज करती हैं। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि मतलब हवाएं आके कन्वर्ज करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जेट विंड्स उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कोल्ड और वार्म करंट जहाँ पे मिलती है उनके बीच में होता है। तो कोल्ड एयर मासेस जो पोल की तरफ से आती हैं और वार्म एयर मासेस जो ट्रॉपिक्स की तरफ से आती हैं, दोनों का जहाँ पर एक इंटरफेस बनता है, जंक्शन बनता है, वहाँ पर ये फॉर्म होती हैं। देखिए आप डायग्राम देखिए, ये मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था पिछले ट्यूटोरियल में कि किस प्रकार से यहाँ पर ये हैडली सेल है, ये फेरल सेल, सॉरी ये पोलर सेल है, फेरल सेल है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये पोलर जेट फॉर्म होती है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं, मतलब नॉर्थ साउथ नहीं चलती। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए पोल की तरफ से आने वाली हवाएं जो हैं वो कोल्ड होंगी, है ना। पोल की तरफ से आने वाली हवाएं कोल्ड होंगी। इनकी अपेक्षा यहाँ से जो आने वाली हवाएं हैं वो वार्म होंगी, मतलब कंपेरेटिवली वार्म होंगी। दोनों मिलेंगी और बीच में फ्रंट बनेगा, और वहीं कहीं पे जो ऊपर जो स्टैटिक एयर मास है हमारा, क्योंकि जो हवाएं हैं पूरी की पूरी वो इधर जाती हैं, फिर नीचे उतरती हैं, मतलब इधर वाली पोल वर्ल्ड उतरेंगी, यहाँ वाली जाके 30 डिग्री पर उतरेंगी, लेकिन कुछ हवाएं रह जाती हैं जो वहाँ पे चक्कर काटते हुए। और उसके बाद वैसे ये जो मैंने जो आपको प्रेशर बेल्ट्स में बताया था कि ये बहुत ही हंगामेदार एक प्रकार से ये बेल्ट होती है, यहाँ पर जो फ्रंट फॉर्म होता है और साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं। और ये क्यों यहाँ पे जो क्लाउड दिखाया गया, यहाँ पे क्यों क्लाउड दिखाया गया, आपने अगर ट्यूटोरियल्स देखते चले आ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप जाके ट्यूटोरियल्स को देख लीजिए। तो ये है पोलर और फेरल सेल के बीच में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है पोलर जेट का। इसकी ऊंचाई कम होती है लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डीप ट्रफ्स एंड स्टीप रिजेस। ये भी मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था, ट्रफ्स एंड रिजेस का फॉर्म होता है। अभी हम देखेंगे, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो डेंसर होती है, नीचे दबती है, और जो वार्म एयर होती है वो ऊपर उठती है ना। तो अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम में आपको। तो इस प्रकार से जेट विंड्स का एक वेवी अपीयरेंस बनता है, वो आप देखिए। ये देखिए आप किस प्रकार से, ये पिछले ट्यूटोरियल मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था कि क्यों यहाँ पे जेट विंड्स ऐसे चल रही हैं, क्यों यहाँ पर जेट विंड्स में ये वेवी फॉर्मेशन होता है। ज़रा आपको याद है, अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल देखा हो तो बताइए क्यों ऐसा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो कम है, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कंडीशंस में भी अंतर देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर जेट विंड्स वीक हैं, इस वजह से फैल जाती हैं, और जहाँ फैलती हैं वहाँ पे पोल या आर्कटिक की तरफ से कोल्ड विंड लेके चली आती हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई। तो ये वेवी एक्सपीरियंस, वेवी जो फॉर्मेशन बन रहा है। और देखिए आप एक दूसरा डायग्राम देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो इस तरह का फॉर्मेशन है, ये आपका यहाँ पर रिज बनेगी, और जहाँ पे इस प्रकार से डिप्रेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रफ बनेगा। ट्रफ में लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, साइक्लोनिक एक्टिविटी होती हैं,
और रिज पर हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे एंटी साइक्लोन्स बनते हैं, है ना। वो सब मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से साइक्लोन्स में हवाएं मिलती हैं जाके, और एंटी साइक्लोन में हवाएं एक दूसरे से अलग होके डिस्पर्स करती हैं। अगर नीचे साइक्लोन बनेगा तो ऊपर एंटी साइक्लोन बनेगा, अगर ऊपर हवाएं आके मिल रही हैं, ठीक है, तो नीचे फिर वो बिखर जाएंगी, इस तरह से दिशाओं में फैल जाएंगी। अगर ऊपर साइक्लोन बन रहा है तो नीचे एंटी साइक्लोन बनेगा। वो हम अगले ट्यूटोरियल में जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो ट्रफ्स और रिजेस फॉर्म होती हैं। जेट विंड्स आर स्ट्रॉन्गर इन विंटर। विंटर में स्ट्रांग होने की वजह यह है कि पोल की तरफ से जो आने वाली हवाएं होती हैं वो और ठंडी हो चुकी होती हैं, और वार्मर रीजन से आने वाली हवाएं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, क्योंकि स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट देखने को मिलता है। क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, भाई इसके लिए ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हुए हैं। तो हाई कारण भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर में देखने को मिलता है। कोरिलिस फोर्स भी स्ट्रॉन्गर होता है स्पीडी विंड्स पर। जितनी तेज स्पीड विंड की उतनी तेज कोरिलिस फोर्स होता है। और ये जियोस्ट्रॉपिक विंड्स होती हैं, मैंने आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, ये जो जेट विंड्स होती हैं। तो ये हो गया आपका पोलर। अगला हमारा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, जो 10 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में फॉर्म होती हैं। और आपको पता है कि जो ट्रोपोपॉज है, दरअसल हमारी जो ट्रोपोस्फेयर जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो वो ट्रोपोस्फेयर जो है वो इक्वेटर पे काफ़ी ऊंची होती है, क्योंकि वहाँ जो वार्म एयर है वो राइज करती हैं, है ना। और जो पोलर रीजन तक आते आते वो उनकी ऊंचाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पोलर जो हम जेट विंड्स हमने बताई थी उनकी ऊंचाई हमने 6 से 9 किलोमीटर रखी थी, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की ऊंचाई हमने 10 से 16 किलोमीटर तक रखी हुई है। ये सारे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, कैसी ऊंचाई है, कैसे सब चीज़ में ऑलरेडी आपको डिफरेंट पार्ट्स में बता चुका हूँ। क्लाइमेट के कई पार्ट्स मैंने बनाए हैं। इनकी जो फॉर्मेशन है लगभग 25 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास होती है, नॉर्थ साउथ, वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये किनके बीच में, हैडली और फेरल सेल के बीच में बनती है। चलिए देखते हैं। देखिए ये है आपका हैडली सेल और ये है आपका फेरल सेल। इन दोनों के बीच में ये सब ट्रॉपिकल जेट बनती है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिक्स रीजन में होती है, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच के आसपास। 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा आपका ट्रॉपिक्स का होता है। उसके ऊपर टेम्परेट का होता है, उसी टेम्परेट में लगभग 30 डिग्री तक लगभग सब ट्रॉपिक्स बनती हैं। तो ये हैडली सेल फेरल सेल के बीच में बनता है। अब देखिए डिफरेंट टेम्परेचर की एयर मासेस होनी चाहिए, ठीक है। हवाएं, मतलब आप आम बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए कि ठंडी और गर्म हवाओं, मतलब हवाएं एक जैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्वेटर पर ये हवा भी और ये हवाएं भी जो ऊपर उठ रही हैं दोनों वार्म है, तो यहाँ पे जेट विंड्स फॉर्म भी होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो आने वाली हवाएं हैं ये लगभग हायर लैटिट्यूड से आ रही हैं, तो निश्चित है कि ये कोल्ड होंगी। और यहाँ जो हवाएं आ रही हैं, मतलब ये बन रही है ना, यहाँ पे जेट, सब ट्रॉपिकल जेट आपकी बन रही है, यहाँ जो हवाएं आ रही हैं ये ट्रॉपिक्स की तरफ से आ रही हैं, इक्वेटर की तरफ से आ रही है, तो निश्चित गर्म होंगी। तो यहाँ से आने वाली हवाओं का टेम्परेचर डिफ़र करेगा, और डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट एयर मासेस होती हैं। जहाँ मिली वहाँ पर बन गई एक जेट विंड। सब ट्रॉपिक्स के क्षेत्र में बनती है, तो सब ट्रॉपिकल जेट इसको कहा जाता है। तो पोलर जेट जो है वो पोलर और फेरल सेल के बीच में बनती है। भैया सेल उल क्या होते हैं, एक पूरा 1 घंटे का ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, इस पे जाओ देखो। और जो सब ट्रॉपिकल जेट्स हैं हैडली और फेरल सेल के बीच में बनती है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। यानी 30 डिग्री के आसपास बनती है सब ट्रॉपिकल जेट, और पोलर जेट 30, मतलब ये समझ लीजिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं, 60 डिग्री के आसपास ये रहती है। और यहाँ पे फ्रंट्स फॉर्म होते हैं ऐसे आके गर्म ठंडी हवाओं के, है ना। ठंडी हवा झुकती है, गर्म हवा ऊपर फेंक देती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और खूब स्टॉर्म फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हवाएं मिलेंगी नहीं, बल्कि वो एक प्रकार से जो है ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे डिफ़र करेंगी, हाई प्रेशर बनाएंगी, वहाँ पे क्लियर स्काई होता है। और देखते हैं क्या लिखा है। इनकी स्पीड पोलर जेट से कम होती है। कारण क्या है कि भाई पोलर जेट्स में वहाँ पे हमें प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप मिलता है, यानी जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वहाँ पे डिफरेंट जो टेम्परेचर एयर मासेस होती हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में बाइफर्केशन, हाँ अब देखिए आपको थोड़ा सा ढंग से समझना है। बाइफर्केशन का मतलब होता है कि डिवीज़न हो जाना। तो विंटर में नदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल जो जेट्स होती हैं उनमें डिवीज़न होता है, 2 भागों में वो बढ़ जाती हैं।
ड्यू टू बैरियर्स ऑफ हिमालयाज, हिमालय और तिब्बत के होने की वजह से, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। और उसकी जो नदन, अब दो भागों में बट गई ऐसे करके, ऐसे तो एक नदन ब्रांच हो गई, एक सदर्न ब्रांच हो गई। तो इसकी नदन ब्रांच जो होती है, सॉरी ये जो है नदन ब्रांच होगी, ये आपकी सदर्न ब्रांच होगी। तो नदन ब्रांच जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ चली जाती है, और जो सदर्न ब्रांच है वो नदन इंडिया के ऊपर आके स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है। देखिए इस डायग्राम में ये आपका हिमालय का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये पूरा पूरा आपका हिमालय हो गया, और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, देखिए ये 30 डिग्री ये जा रही है ऐसे, ठीक है, 30 डिग्री। और इंडिया का क्या एक्सटेंट है ज़रा आप बताइए। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लगभग 37 डिग्री 6 मिनट के बराबर है। तो 37 डिग्री 6 मिनट लगभग यहाँ पे ऊपर होगा, ये यहाँ पे आप मिला लीजिए, यहाँ पे कहीं कहीं नहीं, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इतना पोर्शन अभी इंडिया का है यहाँ पे एक प्रकार से, ठीक है ना। तो ये इंडिया पर है, तिब्बतन प्लेटो के साउथ में है, और जो हमारे हिमालयाज हैं उनके भी साउथ में है। आप इसको थोड़ा सा नीचे ला के आप देखिएगा, यहाँ तक काफ़ी नीचे तक बहती हैं हवाएं, ठीक है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के नदन पार्ट में, हिमालय के सदर्न पार्ट में ये जो जेट, सब ट्रॉपिकल जेट है वो है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए 30 डिग्री के नीचे से यहाँ पे ये इस्टेब्लिश्ड है, और ये इसका दूसरा हिस्सा है जो यहाँ पे ये जो पहाड़ और तिब्बतन प्लेटो की वजह से ये बट गई है, और यहाँ पे ये ईस्टर्न चाइना के ईस्टर्न तट पे आके फिर मिल जाती हैं, फिर एक हो जाती हैं। और नहीं तो आप खुद ही बना सकते हैं कि भाई जेट विंड्स आ रही हैं, जेट विंड्स आ रही हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जेट विंड्स हो गई, ये इंडिया के ऊपर से ऐसे गुजर रही हैं, ठीक, ये, और ये आपके हिमालयाज हो गए, हिमालय के सदर्न पार्ट में हो गई ये, ठीक, और भारत के नदर्न पार्ट में हो गई, ठीक, क्लियर हो गया। और ये एक प्रकार से दो भाग में बढ़ जाती हैं यहाँ पे, तो एक दूसरी भाग ऊपर चली गई, ऐसे करके आप बना सकते हैं चाहें तो। मुझसे तो उतना अच्छा डायग्राम बनता है नहीं, यहाँ पे एक थी तो ये फिगर बनती है इस टाइप से। तो कुल जो आपको जानना है वो ये जानना है कि लगभग अक्टूबर से लेके मार्च में ये हटना शुरू होती हैं, आप एक प्रकार से मई तक भी ले सकते हैं। सब ट्रॉपिकल जेट लगभग 30 डिग्री के नीचे के आसपास या 30-35 डिग्री के आसपास ये कम से कम यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है, ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो प्रभावित होती हैं इनकी वजह से। आगे चल के हम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे तो देखें किस प्रकार से ये जो जेट विंड्स हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी वजह बनती हैं, ठीक, ये इस्टेब्लिश है। तो विंटर में ये हिमालय तिब्बत की वजह से दो भागों में बढ़ जाती हैं, और ये जाके किस प्रकार से नदर इंडिया को स्टोरी। इन समर द सदर्न ब्रांच मूव्स अवे फ्रॉम द हिमालयज, और जब गर्मी का मौसम आता है तो ये हिमालय से हट जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं, और इस प्रकार से मानसून का ऑनसेट यानी मानसून की विंड्स इंडिया में आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए ये आपका डायग्राम है, मैं यहाँ से सबको हटा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से ये देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से ये जो सब ट्रॉपिकल जेट है ये ठंडी के मौसम में इंडिया के ऊपर है, नदर्न पार्ट में है, और हिमालयाज के सदर्न पार्ट में है, ठीक है। अब जैसी गर्मी का मौसम आता है लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, तो लगभग इसकी स्थिति क्या हो जाती पता है, ये पूरी की पूरी जेट ऊपर चली गई, ये पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा जो स्पेस था, और तब यहाँ से जो विंड्स आप देख रहे हैं ना, ये मानसून विंड्स इंडिया की तरफ मूव कर जाती हैं। यानी ऑनसेट ऑफ मानसून तब होता है जब ये सब ट्रॉपिकल जेट है, ये जो हमारे हिमालयाज हैं उनके नॉर्थ में, और फिर जून तक तो ये तिब्बत के भी नॉर्थ में चली जाती हैं, तिब्बत के भी ऊपर चली जाती हैं, जिसकी वजह से तिब्बत में जो हवाएं उठती हैं वो भी इफ़ेक्टिव हो जाती हैं मानसून को यहाँ से बुलाने में, मानसून विंड्स को यहाँ से बुलाने में। तो क्या समझ में आया आपको? मेन चीज़ ये समझ में आई कि ठंडी के मौसम में लगभग अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक लगातार सब ट्रॉपिकल जेट इंडिया के ऊपर नदर्न पार्ट में बनी रहती है, हिमालय के सदर्न पार्ट में, हिमालय है तो सदर्न पार्ट में, ठीक। और उसके बाद गर्मी आते आते लगभग मार्च के बाद से शिफ्ट होना शुरू होती हैं मई में, और अचानक शिफ्ट होकर चली जाती हैं ये उसके हिमालय पर्वत के पार, और फिर जून तक लगभग कम्प्लीटली वो मतलब तिब्बतन प्लेटू के भी पार जा चुकी होती हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी स्पेस खाली हो चुका है। जबकि इसके पहले वाले में क्या पोजीशन थी, इसके पहले वाली पोजीशन ये थी, ये वाली, ठीक, मैंने लाइन खींची हुई है, और अब देखिए पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे जा चुकी है, ठीक, यहाँ पूरा खाली हो चुका है। तो ये जैसी यहाँ से हटती हैं वैसी यहाँ से मानसून विंड्स इंडिया में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून की शुरुआत हो जाती है, ठीक है।
क्योंकि मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर ये मई में भी काफ़ी गर्मी पड़ती है, अप्रैल के लास्ट से भी गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, तो फिर मानसून विंड्स क्यों नहीं इंडिया में प्रवेश करती। उसकी वजह यही है कि ये जो जेट स्ट्रीम्स है यहाँ पे रहती हैं, जिसकी वजह से तो हटा दूँ तो बताऊँ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गर्मी की वजह से जो एयर राइज करती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, राजस्थान है, थार का डिजर्ट है, पूरा पूरा पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, तो ये जेट विंड्स इनको ऊपर उठने नहीं देती, बल्कि यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस बनी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रिज होती है। तो ये हवाओं को दाब देती हैं और बल्कि हवाएं इस तरह से फैलती हैं, जिसकी वजह से लू वगैरह बनती है। लू, अभी जब मैं बना रहा हूँ इस ट्यूटोरियल को तो बहुत लू बह रही है। मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सर ये लू तो वैसे तो लोकल विंड है, ठीक है, गर्मी के मौसम में एक लिमिटेड टाइम में वो बहती है और बहुत सूखी होती है, मॉइस्चर इसके अंदर होता नहीं है, इसलिए जहाँ जाती है एकदम सूखापन फैला देती है। नहीं, अभी 23-44 डिग्री तापमान के बीच में हम रह रहे हैं और पंखा बंद करके एकदम मैं बना रहा हूँ ट्यूटोरियल, एकदम गर्मी में बैठा हुआ। तो इसकी वजह यही है कि यहाँ पे काफ़ी हीट है, हवाएं ऊपर उठ रही हैं, यहाँ पे लो प्रेशर बनना चाहिए और यहाँ से हवाएं आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रही क्योंकि यहाँ पर ये जो जेट विंड्स पड़ी हुई हैं ना, वो दबा दे रही हैं हवाओं को, और यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे ऐसे हवाएं चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हवाएं आपस में मिलती हैं, ठीक है, ऐसे करके तो वहाँ पर लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, और जहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं हवाएं ऊपर उठती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और फिर वेदर बनता है। लेकिन जहाँ पर हवाएं, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन होती है, लेकिन जहाँ पे हवाएं ऐसे आके उतर रही हैं इस प्रकार से, मतलब 2 दिशाओं में फैल जा रही हैं, तो अब आप समझिए यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन होगी और क्लियर स्काई आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे क्लियर स्काई होती है, हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, तो मिटा दूँ, हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों दिशाओं में, जैसा कि आप देख रहे हैं, हवाएं फैलती हैं, लू बहती है। तो हम मानसून वगैरह हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। तब ये भी बताएंगे किस प्रकार से कि अगर, मतलब कई क्वेश्चन उठते हैं, बच्चे बहुत कुछ पूछते हैं कि सर मान लीजिए ठीक है, यहाँ पर अगर जेट विंड्स हैं तो फिर यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे तो होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर प्री मानसून की वर्षा होती है ना, ऑनसेट ऑफ मानसून तो स्टार्ट होता है इसके हटने के बाद, लेकिन प्री मानसून की वर्षाएं शुरू हो जाती हैं, उसमें जेट विंड्स का भी योगदान रहता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका भी योगदान रहता है। मेरे ख्याल से आपको सब ट्रॉपिकल जेट का इंडियन मानसून से कनेक्शन क्लियर हो गया होगा कि सब ट्रॉपिकल जेट जब हिमालय के साउथ में होती है तो उस वक्त ऑनसेट ऑफ मानसून नहीं हो पाता, जब ये हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है तो ऑनसेट ऑफ मानसून हो जाता है, ठीक है। पिछले ट्यूटोरियल मैंने ये वीडियो आपको दिखाया था, देखिए यहाँ पर मई है, अभी देखिए जब इंडिया की पोजीशन आएगी तो आप देखिएगा, मैं ढूंढकर इस वीडियो को लेके आया हूँ आपके लिए, नासा की तरफ से वीडियो है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये मूवमेंट कहाँ है, इंडिया के ऊपर चल रहा है, और देखिए आप जून में भी चल रहा है इंडिया के ऊपर, लेकिन अचानक फिर ड्रामेटिक रूप से ऊपर जाना शुरू होता है, ठीक है। जैसे जैसे जून खत्म होने को है, जुलाई तक ये लगभग इंडिया के ऊपर जा चुकी होती है, इंडिया के ऊपर से हट चुकी होती है, ये देखिए शिफ्ट कर गई। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो है खाली हो गया, यहाँ से हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए पूरी की पूरी जुलाई तक आते आते तो पूरी की पूरी कहाँ पहुँच चुकी हैं। मैं इसको एक बार आपको फिर से शो कर देता हूँ, यहाँ आप देखते रहिए, जून 3, 4, 5, और देखिए इनकी पोजीशन कहाँ है, इनकी पोजीशन यहाँ पे है, यानी इंडिया के ऊपर है, हिमालय के साउथ में। और देखिए जैसे जैसे जून लगा ये ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं और अचानक फिर ऊपर पूरी इंडिया को छोड़कर भाग जाती हैं ऊपर की तरफ और तिब्बतन प्लेटू के नॉर्थ साइड में चली जाती हैं। और यहाँ पर लो प्रेशर की वजह से हवाएं फिर ऊपर उठती हैं, यहाँ से भी ऊपर उठती हैं, क्या क्या होता है मैं आगे अभी आपको बताऊँगा ईस्टर्ली जेट के बारे में तब, ठीक है। तो देखिए कहाँ भाग गई, और इंडियन मानसून में इस प्रकार से ये हटती हैं इंडिया के ऊपर से और मानसून आता है। ऑनसेट ऑफ मानसून के लिए इन्हें भी जिम्मेदार माना गया है। अगला है हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, जिसके बारे में मुझे मतलब 2-3 बच्चों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो इसको भी हम देखते हैं। बैंड ऑफ ईस्टर्लीज, ये एक प्रकार से ईस्टर्लीज, भाई देखिए जो हवा ईस्ट की तरफ से चलेगी वो ईस्टर्ली कहलाएगी, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये पूर्वा हवाएं होती हैं, क्योंकि जेट विंड्स हैं तो निश्चित है कि ऊपर चलेंगी, और ये एक प्रकार से सीजनल जेट या रीजनल जेट आप कह सकते हैं, ये 12 महीने नहीं चला करती हैं, ठीक है, इनका फॉर्मेशन होता है। और आप मान सकते हैं इनका जो फॉर्मेशन है वो जैसी जो, चलिए अब आगे हम बताएंगे आपको,
साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर से गुजरते हुए, इंडियन ओशन के ऊपर से गुजरते हुए, अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक तक चली जाती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनका फॉर्मेशन हम देखते हैं। वैसे तो स्टडी का विषय है, लेकिन जो बातें निकल के आई हुई निकल के आई हैं कि तिब्बत कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो मई के अंत तक क्या होता है कि जो सदर्न ब्रांच है सब ट्रॉपिकल जेट की, जो भी हमने देखा कि किस प्रकार से दो भाग में बढ़ती हैं, तो सदर्न ब्रांच जो है वो इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश होती है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में यानी नदन इंडिया के ऊपर, तो वो कमज़ोर पड़ती है, वो नॉर्थ की तरफ मूव करती है, मतलब हिमालय के ऊपर जाने की कोशिश करती है, हिमालय के पार जाने की कोशिश करती है, और फिर तिब्बतन को पार करते हुए उसके नॉर्थ में चली जाती है। तिब्बत क्या होता है कि गर्मी के मौसम, वैसे मई जैसी गर्मी 2 से 3 डिग्री ज़्यादा हीट होता है। मतलब एक, अब ऐसे देखा जाए तो फसलें भी कट चुकी होती हैं इंडिया में, थार का रिजल्ट काफ़ी ज़मीन गर्म हो जाती है, कॉन्टिनेंटल इलाका है ना, और तिब्बत भी लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सोलर रेडिएशन उसे, जो नॉर्मली जो सरफेस है जो पृथ्वी की, उससे तो ज़्यादा ही मिलने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा रेडिएशन मिलता है, और वहाँ से हवा ऊपर उठती है और एंटी साइक्लोन बनता है। देखिए ये पोजीशन है जो विंटर की होती है। ठीक है, इसके बाद आगे चल के ये यहाँ चली गई, मूव कर गई सब ट्रॉपिकल जेट विंड जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर तिब्बत, ये यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर तिब्बत हीट होने की वजह से हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, ऊपर उठने के बाद ये काफ़ी ऊंचाई पर उठती हैं। हीट होने के बाद अब चूंकि हवाएं यहाँ पर मिल रही हैं ऐसे करके, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है नीचे। ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये ऐसे और ऐसे मुड़ेंगी। अब चूंकि 3D तो दिखाई नहीं जा सकता, मतलब ऐसे करके इस प्रकार से, मतलब ऐसे हवाएं उठी और ऐसे गई। तो जहाँ पर हवाएं डिस्पर्स करती हैं, ऐसे और ऐसे जाती हैं या ऐसे और ऐसे आती हैं, वहाँ पर एंटी साइक्लोन बनता है। ठीक, तो एंटी साइक्लोन बनने की वजह से एक विंड इस तरफ को मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद ये इंडिया और ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होते हुए, ऐसे होते हुए, अफ्रीका से होते हुए, फिर ये ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ये आपकी ईस्टर्ली है। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। देखिए मई चल रहा है, अभी जून आ गया, और जैसे जैसे ये विंड ऊपर की तरफ जा रही है, वैसे वैसे यहाँ से एक विंड बन रही है जिसे हम ईस्टर्ली कहते हैं। देखिए साफ साफ दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखिए, ये जो हवाएं आ रही हैं ये ईस्टर्लीज़ हैं जो इंडिया के ऊपर से गुजर रही हैं। ठीक है, कर्नाटक के आसपास से ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ये ईस्टर्ली है, ये तिब्बत के ऊपर से बनी, ऐसे घूम के ईस्टर्लीज विंड चल रही हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। समझ गए आप? यहीं से तिब्बत के ऊपर से इनका फॉर्मेशन होता है। दीज आर द ईस्टर्ली विंड्स, ऐसे अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक की तरफ चली जा रही हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ जून लगेगा वैसे ही यहाँ पर लगभग बननी शुरू हो जाती हैं ईस्टर्लीज। ये देखिए, ये हवा ऊपर जा रही है, जेट विंड्स इंडिया को छोड़ रही है, यहाँ से ईस्टर्ली बन गई। ठीक है, क्योंकि तिब्बत का पोर्शन खाली होने लगता है, और ये ईस्टर्ली विंड्स इंडिया के ऊपर से गुजर रही हैं। ये देखिए आप, ये ईस्टर्लीज हैं। देखिए यहीं पे इनका फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए आप, इन्हें अफ्रीकन जेट भी कहा जाता है। ये इस प्रकार से ये है आपकी ईस्टर्लीज। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि जो तिब्बत हीट होता है वहाँ पर विंड्स क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद एंटी साइक्लोन बनने की वजह से एक धारा उधर चली जाती है, एक धारा इंडिया की तरफ चली जाती है, और ट्रोपोपॉज के नज़दीक जाकर ये होता है, यानी जेट्स फॉर्म होती हैं जब ऊंचाई पे जाती हैं। इसमें से एक आपकी इक्वेटर की तरफ चली जाती है, इसे हम ईस्टर्ली जेट कहते हैं, और दूसरी पोल की तरफ चली जाती है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये यहाँ पे तिब्बतन, मतलब जब हवाएं ऊपर भाग जाती हैं तो यहाँ बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये हीट हुआ यहाँ पे, यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, उठने के बाद ऐसे घूमी, घूमने के बाद ऐसे ये चलती चली जाती है। ठीक है, आगे भी हम इनका यूज करेंगे, लगभग कर्नाटक के ऊपर से निकलती हैं। ये है आपकी स्थिति, कारण आपको पता चल गया। मानसून से क्या संबंध अभी हम देखेंगे। इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये लगभग 12 से 15 डिग्री के बीच में यहाँ वहाँ चलती रहती हैं। 14 डिग्री पे इनकी एक अच्छी लोकेशन मानी जाती है, जो मेन लोकेशन है। तो
आपका ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 15 डिग्री यहीं आसपास होगा। जैसे यहाँ पे जो आपका कर्नाटक है उसके आसपास है ये, यानी यहाँ पे लगभग ये ऐसे करके गुजरती हैं, जो मेन जो उनका झुंड है। 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच फ्लक्चुएट करती हैं, 6 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती हैं और ये इंडियन पेनिनसुला के ऊपर उड़ती हैं, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की तरफ चली जाती हैं और तिब्बत के हीट होने की वजह से बनती हैं। इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट बनता है कि इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ तिब्बत हीटिंग है डायरेक्ट वेयरिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, यानी जितना ज़्यादा वो हीट होगा तिब्बतन प्लेटू उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड्स बनेंगी। ठीक है, अब ईस्टर्ली विंड्स क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो अभी हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। कारण है तिब्बत की हीटिंग। तिब्बत की हीटिंग की वजह से जो हवाएं ऊपर उठती हैं उनमें दो, क्योंकि एंटी साइक्लोन बनता है तो हवाएं ऐसे निकलती हैं, एक इंडिया की तरफ घूमती है और वो इंडिया के ऊपर से गुजरती है। और जो ऊपर से हवाएं गुजरती हैं ना, उनमें क्या होता है कि वो हवाओं के ऊपर जो नीचे वाली जो सरफेस विंड्स होती हैं उनको उठा भी लेती हैं ऊपर। तो अगर वो उनको ऊपर खींचेंगी तो लो प्रेशर नीचे बनेगा और अगर उनको दबाएंगी तो हाई प्रेशर बनेगा। इसको आपको खुद ही समझना चाहिए। अब हमको देखना है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का मानसून से क्या संबंध है। मतलब इसको अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी अभी तक कि मानसून से क्या संबंध है, तो यहाँ पे ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मेडागास्कर का नाम तो आपने सुना होगा। तो वहाँ पर मैस्कराइन आइलैंड्स हैं, वहाँ पर एक परमानेंट हाई होता है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मतलब वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस बनी रहती हैं जो अपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे मूव करती रहती हैं। तो वहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम काम होता है, हाई प्रेशर सिस्टम को और मजबूत करती हैं ईस्टर्ली जेट। यानी अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं, तो कैसे प्रभावित करती हैं, जब वो ईस्टर्ली जेट भारत के ऊपर से गुजरती हैं तो वो आकर कहाँ उतरती हैं। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। वो मैस्कराइन हाई पर जहाँ पे प्रेशर होता है, सिस्टम होता है, वहाँ पर उतरती हैं और उतरने की वजह से वहाँ पर उतरी तो सरफेस विंड्स बन गई। अब बनेंगी ट्रेड विंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि एक मिनट में मैप ले लेता हूँ। देखिए, देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका तिब्बतन प्लेटू है। ठीक, यहाँ पर ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं और उसके बाद ये ऐसे आती हैं, ऐसे गुजरती हैं और ये है आपका मेडागास्कर और यहाँ पर एक हाई प्रेशर कंडीशन बनता है। ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पे उतरती हैं। उतरने के बाद अब देखिए ये जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में बनेगा, ट्रेड विंड्स, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर, मैं एक और मैप ले लेता हूँ ये। ठीक है, देखिए ये डायग्राम है, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे यहाँ पे। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि 23.5 डिग्री ये हो गया आपका। ठीक, और ये रहा यहाँ पर मैंने हीटिंग सोर्स आपको दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, उठने के बाद ईस्टर्ली बनेंगी, उसके बाद ये अफ्रीका से होते हुए, इसके ईस्टर्न कोर्स से होते हुए ऐसे आके ये यहाँ उतरती हैं, जो यहाँ पर ये हाई प्रेशर कंडीशंस है यहाँ पे उतरती हैं। ठीक, अब उतरने की वजह से ये सरफेस विंड्स बनती हैं और सरफेस विंड्स बन के फिर ट्रेड विंड्स बन के फिर यहाँ की तरफ जाती हैं। ऐसे डायग्राम ठीक से नहीं बन रहा पर आप कंसेप्ट क्लियर करके समझिए, क्योंकि जो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच का जो इलाका है वो ट्रॉपिक्स का है और आप जानते हैं कि लगभग 30 डिग्री यहाँ मान लेते हैं, ये 30 डिग्री और इधर आपका 30 डिग्री इधर मान लेते हैं। तो और इक्वेटर को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी इक्वेटर हो गई, तो ये आपकी इक्वेटर हो गई यहाँ पे और ये हमारा ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स का क्षेत्र होता है। ठीक है, और इंडिया क्या है कि इंडिया का ये 30 डिग्री है तो इंडिया का लगभग इतना जो पोर्शन है ये वेस्टर्लीज के क्षेत्र में पड़ता है ये। ठीक है, 30 से 60 डिग्री के बीच में, 30 से मान लेते हैं 60 डिग्री यहाँ पे है, तो इतना जो इलाका है वो वेस्टर्लीज का होता है। सब कुछ मैं प्रेशर बेल्ट्स वाले सिस्टम में बता चुका हूँ और इतना जो होता है ईस्टर्लीज का है। तो इंडिया जो है ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज दोनों के क्षेत्र में होती है। जैसे मैं उत्तर भारत में रहता हूँ, अब यहाँ पे जो लू चल रही है वो पछुआ हवाएं होती हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो पछुआ हवाओं का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में जिस लोकेशन पे मैं रहता हूँ ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने वाली है, इसलिए लू जो है वो पछुआ चलती है। ठीक है, अगर इस क्षेत्र में कोई हवा चलेगी तो वो ईस्टर्ली होगी, पूर्वा चलेगी। हालांकि यहाँ पे भी जो हवाएं हैं कभी कभी पूर्वा हवाएं चलती हैं। देखिए
ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हवाएं एकदम बाउंड्री पे सेट होती हैं, ऐसे ऐसे मतलब यहाँ की हवाएं यहाँ की हवाएं आती जाती रहती हैं। तो फिर से समझ लीजिए, तिब्बतन प्लेटू हीट होता है क्योंकि जो जेट है वो ऊपर जा चुकी है इस वक्त, और ये हीट होने के बाद यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद यहाँ से एक जो धारा है वो तक चली जाती है उधर पोल की तरफ, दूसरी ऐसे घूमती है, ऐसे आती है, यहाँ पे उतरती हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाई देता हूँ ये वाली धारा को। हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि देखिए तिब्बतन प्लेटू है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, यहाँ से हवाएं मतलब ऐसे गर्म होने की वजह से ना काफ़ी हीट हो जाता है, हीटिंग सोर्स है एक प्रकार से, लो प्रेशर कंडीशन ज़बरदस्त बनती हैं। और यहाँ पे जाने के बाद एंटी साइक्लोन बनता है जिसकी वजह से जो है एक धारा तो ऊपर इधर चली जाती है, एक धारा इधर मुड़ती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैस्करान हाई पे ला के इसको उतार रहा हूँ। ठीक, यहाँ उतरी, उतरने के बाद ये सरफेस विंड्स बनेंगी। सरफेस विंड्स बनेंगी तो ट्रेड विंड्स बन के फिर नीचे की तरफ ये ऐसे करके ऐसे बहना शुरू होंगी और इक्वेटर को क्रॉस करके ये ऐसे जाएंगी तो इधर घूम जाएंगी। वो सब हम मानसून में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये उतरती हैं, ये आपका हाई प्रेशर कंडीशन है, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे उतरने की वजह से यहाँ पर जो हाई प्रेशर उसको और बढ़ा देती हैं, मतलब व्हेन दे डिसेंड दे इंक्रीज द हाई प्रेशर। और जब यहाँ पे हाई प्रेशर और बनेगा और यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे भी लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं जो हमारा राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ से हवाएं और तेज़ी से मूव करती हैं, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ना, आप जानते हैं कि इक्वेटर के इधर वाला जो है सदर्न हेमिस्फेयर है, ये नदर्न हेमिस्फेयर है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं होती हैं वो अपने लेफ़्ट में मुड़ती हैं। ठीक, तो ईस्ट की तरफ से आने वाली हवाएं ऐसे हो जाती हैं, ऐसे ऐसे। तो ये हवा ऐसे जब ये यहाँ आके उतरती है तो ऐसे मूव करती है और इधर जाने के बाद ऐसे घूम जाती हैं, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो हैं वो दाहिने घूमती हैं और उसके बाद इस प्रकार से हवाएं इंडिया की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं और मानसून हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्टर्लीज होती हैं, जो स्टर्ली जेट है वो किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, तो आपको बस इतना बताना है कि तिब्बतन प्लेटू काफ़ी ज़्यादा हीट होता है और हीट होने की वजह से वहाँ से जो हवाएं ऊपर उठती हैं, नीचे लो प्रेशर कंडीशंस बनती हैं, हवाएं एंटी साइक्लोन बनने की वजह से ऐसे डिस्पर्स होती हैं और एक स्टर्ली बन के सीधा आके यहाँ पे मैस्करान हाई पे आके उतरती है। उतरने की वजह से ये यहाँ पे और दाब देती है और यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस बनाती है, और हाई प्रेशर कंडीशन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी तेज़ी से हवाएं यहाँ पर मूव करेंगी। मतलब जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उतनी हवाएं और स्पीड से मूव करेंगी। इसके अलावा ये जो यहाँ से ऊपर से उठती हुई आती हैं, तो जब ऊपर की तरफ आती हैं तो जो यहाँ पे सरफेस विंड्स होती हैं उनको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो पुल करती हैं, तो एक प्रकार से लो प्रेशर कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट करती हुई जाती हैं। लेकिन जब ये डिसेंड करती हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर बढ़ा देती हैं। तो व्हेन दे डिसेंड दे इंक्रीज हाई प्रेशर, रास्ते में वो कहीं ना कहीं एक लो प्रेशर कंडीशन को बढ़ाते हुए आती हैं। तो ये आपका स्टर्ली जेट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। एक वीडियो मैंने आपको दिखा भी दिया कि सच में कैसे चल रही हैं, और ये भी मैंने बता दिया किस प्रकार से जो अक्टूबर से लेके लगभग मार्च तक की जो स्थिति होती है, किस प्रकार से जो जेट विंड्स होती हैं वो यहाँ इस तरह से कंडीशन में होती हैं। जून तक आते आते ये एकदम भाग जाती हैं ऊपर, यहाँ पूरी जगह खाली हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ से फिर हवाएं बहुत आसानी से मूव करती हैं और बरसात देखने को मिलती है, ऑनसेट ऑफ मानसून। लेकिन जब तक यहाँ बनी रहती है, क्योंकि मई वगैरह तक तो काफ़ी हीटिंग होती है, तो इन जगहों पे कुछ ना कुछ पानी बरसता है, जिसे हम प्री मानसून शावर कहते हैं। कुछ यहाँ पे भी प्री मानसून शावर होती है, काल वैसाखी, मैंगो शावर एट्सेट्रा वगैरह। जब हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, मैस्करान हाई परमानेंट हाई होता है और ये जो स्टर्लीज होती हैं इस हाई प्रेशर को और स्ट्रेंथ करती हैं, मजबूत करती हैं, जिसकी वजह से हम मानसून विंड्स को और पुश करती हैं और तेज़ी से जाती हैं वो। इसके अलावा कुछ सोमाली जेट के बारे में भी पढ़ना, ठीक है। तो उसी परमानेंट हाई बेल्ट यानी जो मेडागास्कर के आसपास के तट के आसपास से जो प्रेशर कंडीशंस बनती हैं, मैस्करान आइलैंड मतलब किसी एक आइलैंड का नाम नहीं है, आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैस्करान आइलैंड्स, वहाँ पर एक इक्वेटोरियल फ्लो हमें देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल फ्लो का मतलब इक्वेटर पर फ्लो देखने को मिलता है, जहाँ से सोमाली जेट बनती है। सोमाली करंट भी बनती है और सोमाली जो हवा चलती है ऊपर वो जेट करंट, ओशन करंट, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, कीनिया से सोमालिया होते हुए। वो मैं आपको बताता हूँ, अच्छा वो अभी हम देखेंगे। और जो सोमालिया की टोपोग्राफी ऐसी होती है, टोपोग्राफी का मतलब कुछ ऐसी बनावट है वहाँ की, जो पर्वत पठार जो भी है, तो वो
अब उसकी वजह से कोरियलिस फोर्स की वजह से भी सोमालिया से सोमाली जेट जो है वो इंडिया की तरफ मुड़ जाती है और फिर वो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और वहाँ जाके इसकी ब्रांच दो भागों में पड़ती है। अरेबियन सी ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, और जिसकी वजह से वेस्टर्न कोस्ट पर पानी बरसता है। यह है इक्वेटर। ठीक, इस हाई प्रेशर से विंड्स मतलब एक लोकल जेट विंड बनती है, काफ़ी ऊंचाई पे नहीं चलती है, वो ऊपर हवा में बनती है। अब यहाँ पे तो आपको लगेगा सरफेस पे दिखा रहा हूँ, पर वो ऊपर हवा में बनती है। और वो अब चूँकि बताइए ये वाला क्षेत्र जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो अपने लेफ़्ट की तरफ चलती हैं, तो इस प्रकार से हवा चलती है ऐसे। यहाँ से एक इक्वेटोरियल फ्लो स्टार्ट होता है इस प्रकार से। ठीक, और इसको क्रॉस करते ही ये इधर मुड़ जाती है। आप देखिए ये है आपका सोमालिया। ठीक, यहाँ पे कीनिया है, ये सोमालिया है। तो ऐसे होते हुए ऐसे तो इनकी टोपोग्राफी देखिए, यही है ना, बनावट ही ऐसी है भाई। ये ज़मीनी हिस्सा है, कॉन्टिनेंटल इलाका है, ज़्यादा ऊंची हवाएं होती नहीं है, यहाँ से टकरा के ऐसे मजबूर हो जाती हैं घूमने के लिए। तो ये जो विंड है ये इस प्रकार से इस तट पे भारत के तट की तरफ आती है। ठीक, इस प्रकार से तो भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे पानी बरसाती है। ये है सोमालिया, मतलब सोमालियन जेट जिसे हम कहते हैं। ठीक, इक्वेटोरियल फ्लो का मतलब होता है कि इक्वेटर को क्रॉस करते हुए। तो ये हो गया अब सोमाली जेट। तो ईस्टर्न जेट ऐसे आई, ठीक, और सोमाली जेट ऐसे जा रही है। तो सोमाली जेट भी कहीं ना कहीं पानी बरसाने के लिए यहाँ पर उत्तरदायी होती है। ठीक है, यहाँ की जो हवाएं होती हैं, क्योंकि जब हम मानसून पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ की हवाएं सरफेस विंड्स ऐसे मूव करती हैं, तो उनको ये और स्ट्रेंथ कर देती हैं, मतलब नीचे वाली हवाओं को और पुश करती हैं, और उस तरफ जाओ और उस तरफ जाओ। सोमाली जेट ऊपर है, नीचे पर जो सरफेस विंड्स हैं तो ऐसे प्रेस करती है। तो सारा खेल जो है ना प्रेशर कंडीशंस का है, मतलब जो ईस्टर्न जेट है वो भी और जो सोमालियन जेट है वो भी किस प्रकार से जो मानसून विंड्स उनको पुश करती हैं इंडिया की तरफ। तो ये हो गया। इसके अलावा जो सोमाली जेट है वो समर में साउथ से नॉर्थ चलती है, विंटर में नॉर्थ टू साउथ चलती है। क्या मतलब समझे आप इसका? इसका मतलब ये है कि समर में साउथ टू नॉर्थ, और साउथ टू नॉर्थ चलती है, और अरेबिया के कोस्ट से कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका तक चलती है विंटर में। तो ये हमारे लिए तो समर की बात है ना, विंटर में तो कोई फ़ायदा होता नहीं। और ये तो 6 महीने ये ऐसे और 6 महीने ये ऐसे। तो इस टोटल हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, किस प्रकार से सब ट्रॉपिकल जेट है वो इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश होती है विंटर के महीने में, नदर्न पार्ट के ऊपर और हिमालय के दक्षिण में। और हिमालय के दक्षिण में होने की वजह से ये है कि वो मतलब हिमालय काफ़ी ऊंचा पर्वत भी है, लगभग 8 किलोमीटर से ऊंचा, तो वो खुद ही अकेले पर्वत है, तो वो रोकता भी है ना विंड्स को, तो क्रॉस करने से दिक्कत होती है। लेकिन फिर कुछ जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है और जून तक आते आते, वैसे मार्च से उनकी शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जून तक आते तो अचानक वो हिमालय को क्रॉस करके तिब्बत के नॉर्थ में चली जाती हैं, यानी इंडिया के ऊपर का पूरा पोर्शन खाली हो जाता है, तो नीचे से मानसून विंड्स आती हैं। उनकी वजह से मानसून विंड्स मतलब जो मानसून है वो रुका हुआ होता है, लेकिन प्री मानसून कंडीशंस बनती है। लेकिन वही सब ट्रॉपिकल जेट ठंडी के मौसम में जब भारत के ऊपर सब ट्रॉपिकल जेट रहती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लाने में कामयाब रहती है। तो विंटर में हमारे यहाँ बारिश होती है, जो हमारा अगला ट्यूटोरियल का पार्ट होगा। ठीक, तो ये मानसून से मैंने सब ट्रॉपिकल जेट आपको समझाया। पोलर जेट का हमारे यहाँ कोई योगदान नहीं है। और जो सोमाली जो ईस्टर्ली जेट होती है वो कैसे फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया कि तिब्बतन प्लेटो की हीटिंग की वजह से हवाएं ऐसे ऊपर उठती हैं, एंटी साइक्लोन बनता है, हवाएं घूमती हैं, साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से हवाएं घूमती हैं, आती हैं भारत के ऊपर से और कर्नाटक के ऊपर से गुजरती हुई, और फिर हवाएं वही मैस्करन हाई पे उतरती हैं, और वहाँ पर जो हाई प्रेशर कंडीशन ऑलरेडी होती है उसको और मजबूत कर देती हैं, और मजबूत करने की वजह से और हवाओं को पुश मिलता है, वो भारत की तरफ और तेज़ी से भागती हैं। सोमाली जेट के बारे में मैंने आपको बताया किस प्रकार से जो सोमाली जेट है मेडागास्कर के तट से निकलती है, मतलब मेडागास्कर एक पहचान के लिए बता रहा हूँ, बाकी एक अच्छा खासा बड़ा मैस्करान जो उसका केंद्र होता है, हाई प्रेशर पॉइंट होता है। परमानेंट हाई इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमेशा बना रहता है, वो मूव करता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिर यहाँ आता है जिस समर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से फिर वो सोमाली करंट बनती है, ओशन करंट भी बनती है, वो लोकल जेट भी बनती है। वो दरअसल होता क्या है कि जहाँ पे सोमालिया है वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहती हैं, उसके बाद फिर वो वहाँ से टकरा कर, और कोरियलिस फोर्स भी उसमें योगदान देता है क्योंकि इक्वेटर पार करने के बाद वो दाईं तरफ मुड़ती हैं, तो जाके फिर वो भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे पानी बरसाती हैं। यानी
इसका भी जो इंडियन मानसून पे असर पड़ता है, क्योंकि जब वो मुड़ती हैं तो खुद तो वो बही रही होती हैं तेज़ी से, नीचे वाली हवाओं को भी साथ बहाती हैं, ठीक है, और मॉइस्चर भी साथ में लिए रहती हैं वो हवाएं, सोमाली जेट की हम बात करें तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दरअसल इस कंसेप्ट को लेके वीडियोस मैंने भी काफ़ी देखे हैं, लेकिन मैंने देखा कि कहीं पे मतलब कि कॉम्पैक्ट हर जगह चीज़ नहीं मिल रही थी, तो मैंने मेहनत करके मैटर भी तैयार किया आपके लिए और अपने ढंग से समझाने की कोशिश भी की, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से। ओके, तो दिस ट्यूटोरियल एंड्स हियर। टाटा बाय बाय।